Hello everyone, I am a resisty teacher and today we are going to start our chapter 15 that is India and the United Nation. So India जो है वो United Nation का मेंबर रही है। तो इंडिया का यूएन में एंड यूएन का इंडिया में एक दूसरे का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एक दूसरे के लिए, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। So let's start our chapter. So here's our chapter 15 that is India and the United Nation. India is the largest democracy in the world. It is a peace-loving country. India has been the member of United Nations since its birth in 1945. It has been taken active roles in the activities of the UN Charter in 1945. So India जो है वो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड ये जो है एक पीस लविंग कंट्री है। जब यूएन का बर्थ हुआ था इन 1945 तो तब से ये इंडिया जो है वो इसका मेंबर रही है एंड इंडिया जो है वो यूएन चार्टर 1945 में इसके अंदर एक्टिविटी मतलब कि इसके एक्टिविटीज के अंदर जो है एक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया था। India's policy have always been one of non-violence. It has full faith in the ideals of the UN. It actively participates in agencies like UNESCO, WHO, FAO and ILO. Our country has been a member of the Security Council several times. Mrs. Vijay Lakshmi Pandit was the first woman president of the General Assembly of the United Nations in the 1953. India has contributed many times in the working of UN. India has strongly condemned the policy of discrimination or apartheid against the blacks in South Africa. When apartheid was abolished in South Africa, India's re-established relation with South Africa. In 1956, Israel, England and France attacked Egypt. There was a danger of world war. Timely intervention of India helped to avert the world war. Under the direction of the UN, our forces went to the Gaza Strip and Lebanon to bring पीस देयर। सो इंडिया की जो पॉलिसी है वो हमेशा उसके पॉलिसीज के अंदर हमेशा नॉन वायलेंस जरूर रहा है एंड ये जो है ये यूएन के आइडियल्स पर बिल्कुल बिलीव करती है। इसने जो जितनी भी एजेंसीज हैं यूएन की जैसे कि यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, आईएलओ, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। हमारी जो कंट्री है वो जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के भी मेंबर जो है बहुत बार बन चुकी है। मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो पहली प्रेसिडेंट थी जो जनरल असेंबली की मतलब यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली की कट जो मिसेस विजय लक्ष्मी जो थी वो सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की इन 1953। इंडिया ने यूएन की वर्किंग में भी बहुत बार कंट्रीब्यूशन किया है। इंडिया जो है वो जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो अपार्थेड है तो इस पे मतलब कि स्ट्रांगली इस पे के अगेंस्ट है। कट जो इंडिया जो है वो अपार्थेड या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन जैसी पॉलिसी है तो उसके हमेशा अगेंस्ट रहा है एंड ये जो है ये मतलब कि जो साउथ अफ्रीका के साथ जो ब्लैक्स हैं तो उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था तो उसके हमेशा अगेंस्ट रहती थी। जब अपार्थेड जो था वो साउथ अफ्रीका में एबॉलिश हुआ था तो जो इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ फिर से रिलेशंस को री किया था। 1956 में जब इसराइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस ने इजिप्ट पे अटैक करा था तो उस समय वर्ल्ड वॉर का डेंजर फिर से हो गया था। बट टाइमली जो इंडिया ने जो है वर्ल्ड वॉर को जो है ख़त्म करने का सोचा मतलब उन्होंने जो है इसको थोड़ा सा सेटअप करा, उन्होंने जो है इस चीज़ को दबा दिया। कैसे? यूएन की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि हमारी फोर्सेस जो थी वो गाजा स्ट्रिप में गई एंड लेबनान में गई जिससे वहाँ पे पीस को फिर से लेके आ सके। Many Indian experts are working for the UN agencies likewise many UN experts comes to our country to solve our problems. India has also received help from the agencies like World Bank, WHO, FAO, UNICEF, etc. Non-alignment movement NAM was started after the Second World War. Most of the countries of the world was divided into two groups. One group was led by the United States of America, USA, and the other by the Soviet Union Socialist Republic USSR. These two groups were based on military pacts. The world was moving towards another war.
बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी यूनाइटेड एजेंसीज जो हैं, यूएन एजेंसीज जो हैं उनके लिए वर्क करते हैं। जैसे कि यूएन एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारी कंट्री में आके हमारी हेल्प करते हैं, तो वैसे ही हमारी कंट्री के एक्सपर्ट्स भी यूएन एजेंसीज की हेल्प करते हैं, उनके लिए वर्क करते हैं। इंडिया जो है उन्होंने जो यूएन की एजेंसीज हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, सीईएफ, तो इनसे इनसे भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो एनएएम था तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था। इसके अंदर जितनी भी जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी वो वर्ल्ड की, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई थी। एक ग्रुप जो था वो यूएसए जो है उनको लीड कर रहा था, एंड दूसरे को यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक्स लीड कर रहा था। तो ये दोनों जो ग्रुप्स थे वो मिलिट्री पैक्ट्स पर बेस्ड थे, एंड इस वजह से जो वर्ल्ड था वो दूसरे वॉर्स के लिए जो है मतलब कि तैयार हो रहा था। मतलब इस समय उस समय ऐसा माहौल हो रहा था कि दूसरी वर्ल्ड वॉर अब होने ही वाली है। The grouping into two camps was known as alignment. The so-called superpowers USS and USAR were accumulating nuclear and other weapons ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जो ये ग्रुपिंग थी दोनों कैंप्स के अंदर तो उसको अलाइनमेंट बोला जाता था। एंड ये जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स थी जैसे कि यूएसए एंड यूएसएसआर के अंदर जो सो कॉल्ड जो पावर्स थी तो वो जो थी वो न्यूक्लियर या फिर बहुत सारे मास डिस्ट्रक्शन के अदर वेपन्स को ये एक्यूमुलेट कर रही थी। Pandit Jawaharlal Nehru, the first president of India, was deeply concerned about this dangerous situation. He consulted leaders of some other countries like Yugoslavia and Egypt to form an organization that support neither the USA nor the USSR. The two agreed with Pandit Jawaharlal Nehru that developing countries should remain neutral, that is, they should not align themselves with any military bloc. The leaders of these countries jointly laid 5 principles, Panchsheel. These principles took a form of a big movement called the Non-Alignment Movement, NAM. So, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये जो सिचुएशन थी, ये डेंजर सिचुएशन के बारे में पहले ही उनको मतलब कि उनको पहले ही पता चल गया था कि उनको लग रहा था कि हाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सो इस वजह से इन्होंने बाकी की अदर कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे उनके साथ कंसल्ट किया, जैसे कि यूगोस्लाविया एंड इजिप्ट, इन सब के साथ कंसल्ट किया एंड इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का सोचा जिसके अंदर ना ये यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं ना ही ये यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड तो जो भी ये कंट्रीज थी तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से एग्री कर रही थी कि वो जो है एक ऐसी कंट्री की जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, ना ही वो जो है किसी भी मिलिट्री ब्लॉक के अंदर कोई भी अलाइन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का इन्हें साथ नहीं देना है, इन्हें न्यूट्रल रहना है। एंड जितनी भी जो ये कंट्रीज के लीडर्स थे तो उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स जिनको पंचशील बोलते हैं तो उनको ज्वाइन किया। ठीक है, इन्होंने मतलब कि पंचशील को इन्होंने जो है बनाया एंड ये जो प्रिंसिपल्स थे तो इन्होंने आगे जाके एक बड़े मूवमेंट जिसको एनएएम बोला जाता है तो उसे फॉर्म किया। The NEM was born in 1961 with its members summit meeting at Belgrade in Yugoslavia. The President of the India, Pandit Jawaharlal Nehru, President of Yugoslavia, Tito, and the President of Egypt, Nasir, were the founding fathers of the non-alignment movement. So NEM जो था वो 1961 में बॉन्ड हुआ था, मतलब फॉर्म हुआ था एंड इसकी जो फर्स्ट समिट मीटिंग थी वो यूगोस्लाविया में बेलग्रेड में हुई थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया टीटो एंड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट नासिर, ये तीनों जो थे वो इसके फाउंडिंग फादर्स थे। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएएम, तो एनएएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएएम आर एज फॉलोस, टू कीप अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस। सो मिलिट्री अलायंस से आपको जितना दूर रह सकते हो आप उसको उतना दूर रहना, इसका ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा क्या था? टू कीप क्लोज टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप विद ऑल द कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं तो उनके साथ फ्रेंडशिप आपको बना के रखनी है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड डिसीजेस, ये पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड डिसीजेस की जो प्रॉब्लम्स है उनको आपको सॉल्व करना है। टू टेक अप प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के भले के लिए आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको चलाने हैं। टू हैव फ्रेंडशिप विद द यूएसए एज वेल एज रशिया, यूएसए एंड रशिया दोनों के साथ आपको फ्रेंडशिप रखनी है। टू हेल्प ईच अदर इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स में आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है। इट हैड ओनली 25 members initially, but today NEM has more than hundreds members. Even the United Nations cannot ignore the voice of NEM. The NEM is playing an important role on the world stage.
तो स्टार्टिंग में तो 25 मेंबर्स ही थे, बट आज जो है इसके 100 मेंबर्स से भी ज़्यादा लोग हैं। एंड यूनाइटेड नेशन भी जो है वो NAM की वॉइस को इग्नोर नहीं कर सकती। NAM जो है वो वर्ल्ड स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टाइम टू रिकॉल। India is one of the founder members of the United Nations. Vijayalakshmi Pandit was the first president, Indian woman president of General Assembly. India, Egypt, Yugoslavia laid the foundation of the non-alignment movement. Many Indian experts have worked for the United Nations agencies. India's important contribution to the UN has been its policy of non-alignment. तो इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन के फाउंडर मेंबर्स में से एक है। एंड विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो जनरल असेंबली की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट रही हैं। इंडिया, इजिप्ट एंड यूगोस्लाविया जो थे वो NAM के फाउंडर फादर थे, मतलब इनकी फाउंडेशन जो है इन तीनों ने रखी थी। बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो UN की एजेंसीज के लिए वर्क करते हैं। एंड इंडिया जो है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था UN के लिए, तो वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के लिए था। असेसमेंट टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए, डार्कन द करेक्ट सर्कल। सो करेक्ट सर्कल पे आपको डार्क करना है। टीटो जो थे वो किसके प्रेसिडेंट थे? तो टीटो जो थे वो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे। देन नासिर जो थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड वाज प्रैक्टिस्ड इन, जो अपार्थेड की पॉलिसी जो थी वो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस हो रही थी। द फर्स्ट समिट मीटिंग ऑफ द NAM कंट्रीज वाज हेल्ड एट, तो NAM की फर्स्ट समिट मीटिंग जो थी वो बेलग्रेड में हुई थी, यूगोस्लाविया में। बी, मैच द कॉलम्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे। देन टीटो जो थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। नासिर जो टीटो जो थे वो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे एंड नासिर जो थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था उसके अंदर पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो 1961 में बॉर्न हुआ था एंड 5 प्रिंसिपल्स को पंचशील बोला जाता था। See, fill in the blanks. The dash and dash emerged as the most powerful countries of the World War II. World War II के बाद 2 most powerful countries कौन थी? तो USA and USSR. मिसेस विजय लक्ष्मी जो थी वो जनरल असेंबली ऑफ UN की जनरल असेंबली की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री जो है वो इंडिया है। NAM जो था वो 1961 में बॉर्न हुआ था एंड NAM जो है वो एक मल्टीनेशनल ग्रुप है। ये डी क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। तो दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।